अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। मैं शेख मोहम्मद हारून सलाहुद्दीन ऐयूबी मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से आज की जो वीडियोज़ है मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड के लिए सबक नंबर 3 सर्कल दायरा मश्क नंबर 3.5 यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.5 की मिसालों को हम आज हल करके देखेंगे। अजीज़ तलबा चलते देखते हैं किस तरह से 3.5 की मिसालें हल की जाती हैं। तो ये जो मिसालें हैं, मिसाल मश्क 3.5 पहला क्वेश्चन। तो इस मश्क को समझने के लिए हमें दो मसले समझने हैं। पहले जो दायरे के जो वित्र हैं, जो कॉर्ड्स हैं, उनकी जो इंटरनल तकसीम है, इंटरनल डिवीज़न एंड एक्सटर्नल डिवीजन्स, दाखिली तकसीम और ख़ारजी तकसीम, इस मसले की बुनियाद पर है। और एक ममास काते मसले का इसमें ज़िक्र है। तो इस बुनियाद पर इस मश्क का के मिसालें हैं। और ये मसले हम मसलों की वीडियोस में आप लोग देख चुके होंगे। और अगर नहीं देखें तो आप मसले का वीडियोस पहले देखिए, फिर इस वीडियोस को देखिए। ओके, तो देखिए अजीज़ तलबा, पहला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है। शक्ल में फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर दी गई है। फिगर रे पी क्यू नज़र आ रही है। ये रे पी क्यू है। टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू, टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू पे टच कर रही है। इसका मतलब पी क्यू इज़ द टेंजेंट। पी क्यू क्या है? ममास है। यहाँ पे बोला है कि नुक्ता क्यू तमासी नुक्ता है, यानी कि पी क्यू शुआ पी क्यू जो है नुक्ता क्यू पर मस कर रही है। पी क्यू ममास है। ओके, तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना दिया गया? 12। पी क्यू बराबर 12 दिया गया। पी आर दिया गया यहाँ पर। और आर एस पूछा है, आर एस और पी एस पूछा है। अजीज़ तलबा यहाँ पे ममास है और पी आर एस। देखिए पी क्यू ये क्या है? ममास है, टेंजेंट है। दिस इज द टेंजेंट, ये ममास है। और पी आर एस ये खत, ऐसा खत है जो दायरे को दो नुकात पे कता करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। दैट इसका मतलब ये हुआ कि पी आर एस ये क्या है? काते खत है। क्या है? काते खत। ये काते खत है, यानी कि सेकंड है, सेकंड। तो सेकंड और यहाँ पे टेंजेंट सेकंड थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ममास है और एक काते खत है। तो ममास काते मसला, यानी कि टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है और पी आर एस सेकंड है। तो टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स। ओके, तो इसका ये मसला हम कतात कैसे मालूम करते हैं, सीगमेंट कैसे मालूम करते हैं, इस मसले का यूज़ करेंगे। तो ये मसला अगर आपने नहीं देखा तो मसले वाली वीडियोज़ में आप, थ्योरम्स की वीडियोज़ में आप, मेरी वीडियोज़ में आप मसले को पहले समझ लेंगे। चलिए हम कैसे हल करते हैं। तो पी क्यू नुक्ता क्यू पर दायरे का ममास है। पी क्यू इसे ये क्या है? ममास है नुक्ता क्यू पर। अब मैं यहाँ देखो जवाब की शुरुआत इस तरह से करें। और पी आर एस दिख रहे हैं? पी आर एस ये क्या है? काते खत है। तो यहाँ ममास है, देखो नज़र आ रहे हैं ममास। ओके, और एक काते। तो ममास काते मतलब इसीलिए यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि एक ममास है और एक खत जो है वो काते खत है। काते इसको कहेंगे जो दायरे को दो नुक्ते पे कता करता है वो काते है, और एक नुक्ते पे कता करता है वो ममास है। दैट मीन्स ये सेकंड है। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम। पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू टेंजेंट है, ममास है, एंड इंटरसेक्ट एट क्यू पॉइंट क्यू, एंड पी आर एस इज ए सेकंड, है ना? टेंजेंट सेकंड थ्योरम यूज़ करेंगे। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम क्या है यहाँ पे? कि पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा और पी आर के साथ पी क्यू के स्क्वायर के इज इक्वल टू क्या रहेगा? पी आर और पी एस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा प्रोडक्ट। याद रखिए पी से स्टार्ट करने का, यानी जो नुक्ते पे दोनों कता कर रहे हो उस नुक्ते पे अपना पॉइंट रखिए। और यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पी क्यू का स्क्वायर ममासी कता है ना, ये टेंजेंट सेगमेंट है, तो टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर रहेगा। और बाकी तो दो सेगमेंट है, एक पी आर है और एक पी एस है। याद रखिए पी से ही स्टार्ट करने का। तो ममास काते मतलब टेंजेंट सेकंड थ्योरम्स। यहाँ पे लिखिए पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर लिया हमने, और पी आर इंटू पी एस। तो याद रखिए हर एक के साथ पी लगाएं। तो यहाँ पे पी है, यहाँ पर भी पी है। अगर तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। पी क्यू का स्क्वायर तो लिखते हैं कि पी आर और आर एस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ गलती हो जाती है। याद रखिए जो नुक्ते पे ये काते खत और ये ममास कता करता है, इंटरसेक्ट करता है, उसी पॉइंट से स्टार्ट करने का। तो पी क्यू का स्क्वायर ये सिंगल कता है तो इसका स्क्वायर हो गया। ओके, और पी आर एस में क्या करेंगे? पी आर लेंगे, फिर पी एस लेंगे। ओके, पी देखो याद रखिए ना, याद रहेगा। इस तरह से फार्मूला आपको याद रखना है। इस तरह से थ्योरम्स की प्रॉपर्टीज भी याद रखना है। और थ्योरम आप देख सकते हो, थ्योरम की वीडियो वहाँ पे देख लीजिए और मज़ीद समझने में आएगा।
तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू मालूम है हमको कितना है, 12 है ना, पी क्यू 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पी क्यू की वैल्यू रखेंगे हम, पी आर की वैल्यू रखेंगे। ये आप सोच रहे होंगे पी एस और आर एस तो यहाँ कहीं दिख रही है, यस पी एस नज़र आ रहा है, यहाँ से पी एस हमको मालूम हो जाएगा। तो पी क्यू का स्क्वायर यानी कि पी क्यू की वैल्यू रखे हमने 12, 12 का स्क्वायर हो गया। पी आर की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 यहाँ रख दिए, और पी एस मालूम करना है तो पी एस की जगह पी एस लिख दिए। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मुरब्बा 144, 12 का मुरब्बा 144 हो गया, 144 हुआ। अब 8 है, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, है ना। 8 तकसीम में लाएंगे, 144 को 8 से तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 18 8 144, 18 8 आर 144, 8 से डिवाइड करने पर, तकसीम करने पर 18, तो पी एस मालूम हो गया ना आपको यहाँ पे, यहाँ से हमको पी एस मालूम हो गया। अब मालूम क्या करना है, आर एस, बहुत ईजी है, पी आर मालूम है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 8 प्लस आर एस इज इक्वल टू 18, वो कैसे, ये पी आर कितना है, 8 है, और आर एस कितना है, आर एस कितना है यहाँ मालूम नहीं है, लेकिन पी एस मालूम, तो पी एस का मतलब आर एस बराबर कितना हो गया यहाँ पे 10, 8 इधर माइनस हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ पे रह गई है। आप लिख सकते हैं कि पी एस इज इक्वल टू पी आर प्लस आर एस, देखो पी आर प्लस आर एस, पी आर और आर एस की जमा करेंगे हम, पी आर, ये पी आर है और ये आर एस है, दोनों की जमा करें तो क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा ना। ओके, तो 8 जमा आर एस बराबर 18, ओके, तो 8 इधर नफी हो जाएगा तो आर एस बराबर 10। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, आसानी से हमने मालूम कर ली। ओके, एक स्टेप यहाँ लिख सकते हैं आप कि पी एस बराबर, पी एस की जो है दो कतार लिख देंगे, पी आर जमा आर एस बराबर पी एस, ओके, और वैल्यू रख देंगे, जवाब आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शक्ल में, शक्ल है इसका मतलब है फिगर देखिए। देखो इससे पहले का सवाल देखिए, यहाँ पे जो सवाल है ये बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखो ये जो दो वित्र हैं ये दायरे को अंदरों में कता कर रहे हैं ना, तो इसको दाखिली तकसीम कहेंगे, वित्र की दाखिली तकसीम, यानी दोनों वित्र एक दूसरे को कता करते हैं। तो एक वित्र के 2 हिस्से हो गए, यहाँ पर एक वित्र के 2 हिस्से हो गए और इसमें भी एक वित्र के 2 हिस्से हो गए। तो ये दोनों हिस्सों का ज़रब और ये दोनों वित्र के दोनों हिस्सों का ज़रब एक दूसरे के बराबर होगा, यानी यहाँ पर 2 कॉर्ड है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिगमेंट बना MD और ND, दोनों का प्रोडक्ट जो रहेगा MD और ND का किसके बराबर होगा, RD और SD के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते, कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS, MN दिख रहा है, कॉर्ड यानी कि वित्र MN है यहाँ पर, और SR भी है, ये RS है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कता करते हैं नुक्ता D पर, है ना। उर्दू में सवाल पढ़ लीजिए। अब RD बराबर दिया हुआ है, RD दिया हुआ है, तो DS दिया हुआ है, MD दिया हुआ है, तो DN मालूम करना है। ठीक है, हम पहले इसको मसले की बुनियाद पे हम लिख लेंगे कि 2 वित्र हैं, 2 कॉर्ड हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कता कर रहे हैं, तो एक वित्र के दोनों हिस्सों का ज़रब एक वित्र के दोनों हिस्सों का मल्टीप्लिकेशन दूसरे वित्र के दोनों हिस्सों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये हमने मसलों में पढ़े। कौन सा मसला है, वित्रों के दायरे के वित्रों की दाखिली तकसीम का मसला। ठीक है, तो देखिए कॉर्ड MN एंड कॉर्ड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट D, मैंने ये सवाल में सीधे कर लिखा है ना, वित्र MN और वित्र RS एक दूसरे को नुक्ता D पर कता करते हैं। उर्दू में लिख लिया मैंने, दायरे के वित्र MN और RS एक दूसरे को अंदरून में कता करते हैं नुक्ता D पर। तो मसले से यहाँ मसले का हवाला दीजिए, बोलिए कि वित्र की दाखिली तकसीम के मसले से, या इंग्लिश वाले लिखेंगे सेमी वाले, द इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ओके, तो क्या बनेगा यहाँ पे, MD इंटू ND, अरे के साथ D, देखो D लगे हैं, याद रखिए, MD इंटू ND ज़रा हुआ यहाँ पे, और इसी तरह से RD इंटू SD, यहाँ तक समझ में आ गया। हर एक के साथ D है, देखो D से भी स्टार्ट कर सकते थे आप, या देखो हर एक के साथ D है, याद रखिए गलती नहीं होगी, बड़ा कता नहीं लेंगे साथ में, यानी कि वित्र नहीं लेंगे बल्कि उसके कतात लेंगे। यहाँ से MD और ND का ज़रब, इसी तरह से RD और SD का ज़रब, है ना, दोनों का, समझ रहे हो। तो इस तरह से दोनों का, एक वित्र के 2 हिस्से हैं, एक कॉर्ड के 2 पार्ट है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दूसरे वित्र के यानी कि दूसरे कॉर्ड के 2 पार्ट है, उनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, इस तरह से हम मसले से लिख दिए। अब वैल्यू पुट करना है, तो MD मालूम हमको कितना है, 8 है, MD की वैल्यू 8 रखेंगे, ND की वैल्यू कितनी रखेंगे, मालूम करना है ND यहाँ से, और यहाँ से DS यानी कि SD 4 है, और RD
कितना है 15। तो कीमत रख देंगे एम डी के बदले में 8 रखे, एन डी मालूम करना है, आर डी मालूम है और एस डी कितना है 4 है। 15 चौक 60, 15 4 जार 60, तो 60 लिखेंगे है ना, 60 लिखे। अब 60 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एन डी इज इक्वल टू 60 को 8 से डिवाइड करेंगे, साइड में रफ में आप डिवाइड कर लीजिए या यहाँ डिवाइड करके लिख सकते हैं स्टेप, बहुत ज़्यादा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 8 से इसको डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा 8 7 56, 7 बचा, फिर 4 बचेगा, 4 पे 0 लगाएं तो यहाँ 4 लगाएंगे, 8 बचे 40। ओके 8 7 जार 56, 4 इज लेफ्ट। ओके 4 पे 0 लगाएं तो यहाँ डेसिमल लेंगे 7.5। तो एन डी मालूम हो गया, 8 से तकसीम किया हमने इसको, 60 को किससे तकसीम किया, ये 8 से। ओके 8 से आप रफ में तकसीम कर लीजिए, जवाब लिख दीजिए, ठीक है। तो एन डी मालूम हो गया। अब यहाँ से क्या मालूम करना है, डी एस। तो आर एस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आर एस। एम डी कितना है 9 है, एम डी कितना है यहाँ पर 9 दिया हुआ। अब चेंज होगी वैल्यूज़, हाँ यहाँ वैल्यूज़ अलग दी गई है, डी एन दिया गया है 8, इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके इस वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करिए, ये वैल्यू अलग से दी गई है तो कैसे यूज़ करेंगे देखिए। तो यहाँ पूरा आर एस मालूम है, आर एस में से हमको क्या मालूम करना है, डी एस मालूम करना है, लेकिन आर डी मालूम है कि हमको यहाँ पर आर डी मालूम नहीं। देखिए कैसे मालूम करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है कि आर डी भी मालूम नहीं है, डी एस भी मालूम नहीं है, लेकिन आर एस पूरा मालूम है। तो देखिए मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पहले किस तरह से लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखेंगे हम, वही एम डी इंटू एन डी, दो वित्र एक दूसरे को मसले से, यही मसले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। कौन सा मसला ये, वित्र की दाखिली तकसीम का मसला, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ओके तो उसकी बुनियाद पर हमने ये फार्मूला लिखे। अब हमको यहाँ पे एम डी मालूम है, यस, एन डी मालूम है, यस, एन डी मीन्स डी एन मालूम है। ओके आर डी और डी एस डी मालूम नहीं है, एस डी मालूम करना है, और आर डी मालूम नहीं है। एस डी मालूम करना है इसलिए एस डी को बाकी रखेंगे हम, आर डी को यहाँ से हटा देंगे। ओके एम डी की वैल्यू रखें, एम डी की वैल्यू कितनी है 9 है, एन डी की वैल्यू कितनी है 8 है। आर डी मालूम नहीं है और मालूम करना भी नहीं है, एस डी मालूम है, मालूम करना है, तो एस डी को ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पर। ओके अभी आर डी को हटाना है, आर डी कैसे हटेगा। अब आर डी हमको एस डी तो मालूम नहीं है, आर डी नहीं मालूम है, लेकिन आर एस मालूम है। आर एस का मतलब, आर एस का मतलब आर डी प्लस एस डी। यहाँ हम ब्रैकेट में लिखेंगे, आर डी के बदले में क्या लिखेंगे, आर एस माइनस एस डी। अगर हम आर एस में से, आर एस दिख रहा है, आर एस ये पूरा आर एस है, आर एस में से अगर एस डी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, आर डी। तो आर डी के बदले में लिखेंगे आर एस माइनस एस डी। बात समझ में आई यहाँ पर, ये क्वेश्चन समझ में आया है। ये आर एस माइनस एस डी कैसा है, ये आर डी के बदले में लिखी हमने। आर डी का मतलब क्या होगा, आर डी अगर हम आर एस में से, ये आर एस है पूरा है ना, आर एस में से अगर हम एस डी को नफ़ी कर देंगे तो क्या बचेगा, आर डी। तो आर डी का मतलब है आर एस में से एस डी को नफ़ी कर दिए। थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान देना है। अब यहाँ देखिए, अब एस डी से हम इसको ज़रब करेंगे कॉस को, तो क्या बनेगा 9 8 72। अच्छा यहाँ पे आर एस मालूम है, आर एस की वैल्यू रख दी हमने। आर एस कितना है 18, काय दिया हुआ है यहाँ पे 18, यस आर एस दिया हुआ है 18, यहाँ आर एस के बदले में रख दिए। ये समझ में आया था ना आपको, आर डी के बदले में आर एस नफ़ी आर डी रखे हम, एस डी रखे। आर एस के बदले में आर डी में, आर एस के बदले, सॉरी आर डी के बदले में ये आर डी है, आर डी के बदले में आर एस नफ़ी एस डी रखे थे। और आर एस की वैल्यू कितनी है 18, तो 9 की जगह 9 लिखा मैंने, 18 की जगह 8 की जगह 8 लिखा। आर एस के बदले में क्या लिखेंगे 18, क्योंकि 18 दिया हुआ है सवाल में ना। अब एस डी से इसको ज़रब करेंगे, ज़रब करते हैं, एस डी से ज़रब कीजिए 18 को, तो ये कितना हो गया 9 8 72, 9 8 72। अब एस डी से ज़रब किया 18 को तो कितना हो जाएगा 18 एस डी हो गया ना, और एस डी को एस डी से ज़रब करेंगे मल्टीप्लाई, तो एस डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। अब एस डी को भी और 18 एस डी को भी, एस डी का स्क्वायर, इसको राइट साइड लाएंगे, तो एस डी का स्क्वायर जब लेफ्ट साइड लाएंगे, अब इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 72 लेफ्ट साइड पहले से ही है, वो प्लस ही है, और राइट साइड में सब जीरो हो गया। तो ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए स्क्वायर माइनस 18d ए प्लस 72 मीन्स ये x मानेंगे इतना है ना, इसको x मान लेंगे तो इसके आप फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करना जानते हो ना, अज़ारबी मुरब्बी मसौद में हम अज़ारबी कैसे करते हैं वो सीखिए। तो यहाँ मुरब्बी मसौद बन गई है। ओके अब अगर हमको ऐसे दो अदद चाहिए कि जिनकी प्लस करेंगे तो वो -18 होना चाहिए और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 72 होना चाहिए। तो 72 किसके बारे में आता है,
18 चौक 72 आता है, 18 में 4 मिलाएंगे तो 18 नहीं होता है। और किसके बारे में आता है, 9 8 72 आता है, 9 में 8 मिलाएंगे तो 18 नहीं होगा। ओके, 12 6 72 आता है, 12 में 6 मिलाएंगे तो 18 होता है। यस, 12 और 6 लेंगे तो इसके 2 पार्ट हो गए ना। अब यहाँ इस तरह के हम बना सकते हैं सिंबल वगैरह बना के, हम इसके फैक्टराइजेशन करें तो हमने 18 के बदले में क्या लिखेंगे हम, देखो 12 लिखा मैंने और 6 लिखा, नफ़ी 12 को नफ़ी 6 में मिलाएंगे तो नफ़ी 18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई। तो ये 18 के मैंने ब्रेक किया 80 को 2 पार्ट में, ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक किया कि जिनका जमा करेंगे तो मिडल टर्म आना चाहिए, दरमियानी रुकने के बराबर ही आना चाहिए, और दोनों की ज़रब करेंगे 12 की और 6 की तो 72 आना चाहिए। आ रहा है बराबर। हम अज़ायर भी करना अलजबरा के सबक नंबर 2 मुरब्बे मसौद में सीख चुके हैं। अब यहाँ पे देखो 12, तो यहाँ से ds और ds कॉमन निकालेंगे, तो मैंने यहाँ से ds कॉमन निकाला तो यहाँ ds बचा, sd भी बोल सकते हैं, ds भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से ds बचेगा, और यहाँ से 12 कॉमन निकल गया तो यहाँ से ds कॉमन निकल गया तो यहाँ 12 बचेगा। ओके, तो यहाँ से कॉमन मैंने क्या निकाला, ds, तो यहाँ से ds बचा, और यहाँ से 12 ds कॉमन निकल गया तो यहाँ 12। ओके, यहाँ से 6 का टेबल कॉमन निकलेगा क्योंकि दोनों जगह 6 के टेबल में आता है, 6 निकाला हूँ तो -6 यहाँ से ds बचा, और यहाँ पे -12 बचेगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, -6 से ds को मल्टीप्लाई किया तो -6 ds हो गया, और -6 से -12 को मल्टीप्लाई करें तो 72। तो ये ब्रैकेट देखो, इस ब्रैकेट में जो बचेगा वही ये ब्रैकेट में बचना चाहिए। यहाँ पे SD और DS एक ही बात है। ओके, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आगे पीछे लिखा गया कोई प्रॉब्लम नहीं। SD और DS एक ही मानी रखता है, तो SD -12 एक ब्रैकेट में, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और बाकी का बचा हुआ SD -6 दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब इस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, SD -12 इज इक्वल टू 0, या SD -6 इज इक्वल टू 0, तो SD इज इक्वल टू 12 और SD इज इक्वल टू 6। तो SD की 2 कीमतें आएंगी, या तो 12 होंगी या तो 6 हो। ओके, 2 कीमतें इसलिए आई यहाँ पे कि दरमियान में मुरब्बे मसौदा आई है, और इसलिए SD की 2 वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही है। तो किसी भी कता की 2 वैल्यूज़ यहाँ पे अगर गौर करते हैं तो कता छोटा नज़र आ रहा है, इसलिए उसको 6 होना चाहिए, लेकिन हमें 2 कीमतें आ रही है इसलिए हमको दोनों कीमतें पॉजिटिव है, इसलिए दोनों कीमतें लिखना है। ओके, तो इस तरह से सवाल को हल किया जाता है। तो इस सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन फिगर दी गई, तो हम फिगर को देख लेते हैं। तस्वीर दी गई है, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O क्या है, दायरे का मरकज़ है, लिखा है। ओके, एंड B इज़ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। B इज़ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। B क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि वो तमाज़ी नुक्ता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब तमाज़ी नुक्ता, इसका मतलब ममाज़ है यहाँ पर। तो AB ममाज़ है, ऑलरेडी नज़र आ रहा है आपको। तमाज़ी नुक्ता बोले तो इसका मतलब ममाज़ होना ज़रूरी है वहाँ पर, तो AB ममाज़ है। ओके, OE परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AD। OE उमूद है AD पर, नज़र आ रहा है, OE उमूद है AD पर। ओके, और क्या कहा गया, AB की लंबाई दी गई है, कता AB यहाँ से A से लेकर B तक की लंबाई दी गई है, AC दिया गया है, और इसके साथ साथ पूछा है फाइंड, AD मालूम करना है, DC मालूम करना है, और DE मालूम करना है। ये कीमतें हमको दी गई है, और अब हमको सिंपली मालूम करना है। चलिए हम हल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि AB क्या है, यहाँ पर नुक्ता B पर ममास है, यानी कि टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दिया हुआ है ना। तो AB ममास है, यानी कि टेंजेंट है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे AB क्या है, नुक्ता B पर दायरे का ममास है, टेंजेंट है, लिखे हमने। और इसी तरह से ACD, यानी एक ख़त ऐसा है जो दायरे को 2 नुक्ते पे कता कर रहा है, C पर और D पर, है ना। तो ACD क्या है, काते ख़त है। क्या है, काते ख़त। AB ममास है और ACD काते ख़त है। और इससे पहले ही सवाल में हमने इस मसले का इस्तेमाल किया। इंग्लिश में लिख लेंगे PQ इज़ ए टेंजेंट। यहाँ पे PQ नहीं है, सॉरी, यहाँ पे कौन क्या रहेगा, यहाँ पर AB। ओके, AB इज़ ए टेंजेंट, हम इसको क्लियर कर लेते हैं। AB इज़ ए टेंजेंट, AB इज़ ए टेंजेंट। और इसी तरह से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, AB इज़ ए टेंजेंट एट पॉइंट B, और यहाँ पर ACD, क्या ACD, ये क्या है, काते खाते। ओके, तो चलिए यहाँ तक हम पहुँचे थे ये लिखने के लिए। AB इज़ ए टेंजेंट एंड ACD इज़ ए सेकंड। ओके, सेकंड, तो टेंजेंट सेकंड फार्मूला थ्योरम्स प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ किस तरह से ज़ाब्ता लिखा जाएगा, AB का स्क्वायर, टेंजेंट का जो टेंजेंट सेगमेंट है ना उसका स्क्वायर, और जो
सेकंड है, सेकंड के 2 पार्ट हो रहे हैं, एक ए सी लेने का और ए से ही स्टार्ट करने का ए डी, तो ए सी इंटू ए डी, ए सी ज़रब ए डी बराबर ए बी की कुव्वत 2 ए बी का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम ममास काते मसले से, ममास काते प्रॉपर्टी से। ममास काते जो प्रॉपर्टी है ये सिगमेंट के लिए है और ममास काते मसला जो है वो थ्योरम इसके लिए है, एंगल के लिए। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ए बी का स्क्वायर बराबर देखो ए सी इंटू ए डी, देखो ए हर एक के साथ लगाए ना यहाँ पे, इसका भी ख्याल रखने का, जहाँ पे काते खत और ममास कता करते उस नुक्ते से स्टार्ट करने का, ए बी का स्क्वायर ए सी इंटू सी डी नहीं करने का। बहुत सारे बच्चे ना गलती कर देते हैं, क्योंकि इम्तिहान में हम जब पेपर चेक करते हैं तो पता चलता है हमको कि बच्चे यहाँ पर एक छोटी सी गलती और फिर पूरा जवाब गलत हो जाता है। तो कवर करना है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप छोटी एक आसान सवाल में एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से और बड़े मार्क्स कट जाते हैं, है ना। तो ये इस तरह से ए बी का स्क्वायर ए सी इंटू ए डी हमने लिखा है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है 12 है, ए सी की वैल्यू कितनी है 8 है और ए डी मालूम भी करना है हमको, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। अब ए बी के बदले में 12 लिखे दिया हुआ है यहाँ से, है ना, ये क्वेश्चन में। ए सी बराबर 8 लिखे, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर किया, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 को क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे ना, 144 लिया मैं 8 से उसको डिवाइड कर दिया, तो 8 144 को 8 से तकसीम करें तो जवाब कितना आएगा 18, 8 144, 18 8 144, तो ए डी मालूम हो गया। अब ए डी मालूम हो गया, पहला आंसर कंप्लीट। अब क्या मालूम करना है डी सी। चलिए डी सी कैसे मालूम करेंगे, यहाँ पे देखिए डी सी का मतलब डी सी प्लस ए सी, डी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए डी। ए डी इज इक्वल टू क्या रहेगा डी सी प्लस ए सी, और ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है 8। अब ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर कि डी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू डी ए डी। ओके, यानी मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ यहाँ पे, स्टेप को ड्रॉप किया हूँ यहाँ पे, डी सी प्लस 8, मैंने लिखा डी सी प्लस 8 मतलब ए सी। ओके, इज इक्वल टू 18 स्टेप, और इस तरह से डी सी इज इक्वल टू 18 में से 8 गया, कितना बचा 18 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे हम 10। ओके, यहाँ से ठीक है, यहाँ से हम 10 लिखेंगे और यहाँ पर 10 बचेगा। ओके, तो 18 में से 8 गए 10 बचे, तो डी सी मालूम हो गया। अब डी ई मालूम करना है, डी सी कितना है 10 है, तो डी ई मालूम करना है। आपको 9 स्टार में थोड़ा चलना पड़ेगा। 9 स्टार में एक मसला हम पढ़ चुके हैं कि देखो ओ ई परपेंडिकुलर टू डी सी, ये ओ ई उम्मीद है डी सी वित्र पे, तो दायरे के मरकज से वित्र पर खिंचा हुआ उम्मीद, ये ओ ई जो है वित्र पर उम्मीद है ना, तो दायरे के मरकज से वित्र पर खिंचा हुआ उम्मीद वित्र की तनसीफ करता है। ये 9 स्टार में आप लोग पढ़े हैं, दायरे के मरकज से वित्र पर खिंचा हुआ उम्मीद वित्र की तनसीफ करता है। अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू इट्स कॉर्ड, यानी कि सेंटर से हम परपेंडिकुलर खींचेंगे कॉर्ड पर, तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, यानी कि वित्रों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है उम्मीद, है ना। तो यहाँ पे डी ई किसके इक्वल हो जाएगा ई सी के इक्वल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल, यहाँ लिखेंगे हम वो दायरे का मरकज है, वो इज द सेंटर ऑफ सर्कल, लेकिन पूरा लिखा मैं ओ ई परपेंडिकुलर टू डी सी। अब यहाँ पे लिखने का ओ ई इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड डी सी, और उर्दू वाले लिखेंगे ओ ई वित्र ए डी पर उम्मीद है। ओके, और यहाँ लिखेंगे दायरे के मरकज से वित्र पर खिंचा हुआ उम्मीद वित्र की तनसीब करता है। देखो उर्दू में यहाँ पे पूरा स्टेट में लिख दिया हूँ और इंग्लिश में भी लिख दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये 9 स्टार में हम पढ़े, यानी कि मतलब ये हुआ कि सेंटर से अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर खींचते हैं वित्र पर कॉर्ड पर, तो कॉर्ड के 2 पार्ट इक्वल पार्ट हो जाते हैं, एक डी हो जाएगा और ई सी दोनों इक्वल पार्ट हो जाएंगे। तो जाहिर से पता डी सी कितना है 10 है, तो फिर डी कितना रहेगा 5 रहेगा, क्लियर है। तो डी जो है वो डी सी का हाफ हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, और यहाँ पे डी सी के बदले में यहाँ कितना रखेंगे डी सी के बदले में यहाँ पर रखेंगे हम 10 रखेंगे, कितना रखेंगे 10, 12 नहीं है ना, 18 में से 8 गया तो 10, तो डी सी 10 था, तो हम यहाँ 10 रखेंगे, डी सी के बदले में यहाँ पे रखे हमने 10, और फिर आंसर कितना आएगा 5। ओके, और इस तरह से यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट होता है। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पर, हम वापस अपने जवाब पर आए, है ना।
तो यहाँ पे 10 रखे हमने, 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 हुआ। चूँकि यहाँ 12 लिखा गया था, पहले से मिस्टेक हुई थी, इसलिए यहाँ ओके बहरहाल यहाँ पे 10 क्लियर है। और यहाँ पे डी सी की वैल्यू हमने 10 रख के 10 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आया 5 हुआ। तो इस तरह से जवाब हमने तीनों जवाब हासिल कर लिए। बहुत ईजी है, आप वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इन ए फिगर इफ़ पी क्यू इज इक्वल टू 6, पी क्यू देखो, और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ममास नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये कॉर्ड है टी एस और एक कॉर्ड आर क्यू है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक्सटर्नली, है ना, बाहर इंटरसेक्ट जाके कर रहे हैं। तो कॉर्ड को मिलाने वाले जो खत है, यानी कॉर्ड जिसमें इंक्लूड है, जिस लाइन में कॉर्ड इंक्लूड है, वो खत वो लाइन बाहर एक्सटर्नली यानी बैरूनी तौर पे एक दूसरे को कता कर रहे हैं, यानी इसको कहते हैं बैरूनी तकसीम, वित्रों की बैरूनी तकसीम कहते हैं इसको। तो ये मसला यहाँ पे यूज़ होगा। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है। यहाँ पे किस देखिए, यहाँ पे सबसे पहले सवाल में देख लेते कि पी क्यू दिया गया 6, फिर क्यू आर दिया गया, फिर पी एस दिया गया और टी एस पूछा है। तो बच्चे क्या सोचते हैं बहुत ईजी है, वाकई बहुत ईजी है, लेकिन जल्दबाजी में होते हैं। तो क्या करते हैं, पी एस इंटू एस टी एस लिख देते हैं, एस टी लिख देते हैं, और पी क्यू इंटू क्यू आर लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। याद रखिए, कभी मैंने क्या कहा था कि जो नुक्ते पे दो खत यानी वित्रों को मिलाने वाले दो खत, देखो है ना, ये दो खत एक दूसरे को बाहर कता करे तो स्टार्ट पी से करने का, हर कते को लिखने के लिए। तो पी एस इंटू पी टी, फिर लिखने का पी क्यू ज़र्ब पी आर, दोनों एक दूसरे के बराबर लिखें। ओके, सवाल बहुत आसान है, सवाल में नॉर्मली दिया हुआ है, तो हम हल करते हैं। दायरे के वित्र है ना टी एस, देखो वित्र है ना टी एस, और मैंने कहा ये क्यू आर, एक दूसरे को कहाँ कता कर रहे हो, बैरून में। कहाँ पे कता करते हैं, नुक्ता पी पर, है ना। द कॉर्ड टी एस एंड कॉर्ड क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, कैसे कहाँ कता कर रहे हैं, एक्सटर्नली, है ना, एट द एक्सटर्नल। ओके, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो याद रखिए फार्मूला कैसे बनेगा, पी एस इंटू पी टी, पी से ही स्टार्ट करने का, पी क्यू इंटू पी आर। देखो मैं लिखा यहाँ पे फ्रॉम द थ्योरम, पी क्यू इंटू पी आर, पी क्यू को, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये इधर बराबर ही लिखो या इधर बराबर लिखो, एक ही बात है। पी क्यू को पी आर से ज़रब करेंगे, देखो हर एक के साथ में पी पहले लिखा है ना, तो गलती नहीं होंगी आपकी। बहुत सारे बच्चे, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ध्यान देना है कि हम क्या करें। तो पी क्यू को पी आर से ज़रब करेंगे, देखो पी क्यू को पी आर से किए ज़रब किए, फिर पी टी को किससे ज़रब करेंगे, पी एस से। हर एक के साथ पी लगा देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सब एक लाइन पे चलिए, पी के साथ एस लिखिए, फिर पी के साथ टी लिखिए, है ना। ओके, फिर पी के साथ क्यू लिखिए और पी के साथ आर लिखिए, तो आसानी से आपके मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आएगा, आपको कतात का ज़र्ब समझ में आएगा। तो दो कतात है, हमने ये मसलों में साबित किए कि कैसे ये फार्मूला हमें मिला है। अब पी क्यू की वैल्यू रखेंगे, क्यू आर की वैल्यू रखेंगे, क्यू आर की वैल्यू नहीं है यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू, लेकिन क्यू आर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, पी एस है और क्या है, तो पी क्यू और क्यू आर, देखो पी क्यू और क्यू आर मालूम है ना, लेकिन तो पी आर मालूम कर लेंगे नहीं हम, तो पी आर बराबर क्या रहेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, ये पी आर की वैल्यू है। तो पी आर के बराबर क्या, पी क्यू कितना है 6 है ना, और क्यू आर कितना है 10 है, 6 और 10 कितना हो गया 16। तो पी आर की वैल्यू कितनी होगी फिर 16 होगी, 16 हो गई है ना, 16 हो गया ना। 16 कैसे हो गया, ये 6 है और ये यहाँ से यहाँ तक का था, क्यू आर कितना है 10 है, 6 और 10 16, यहाँ पी आर की वैल्यू 16 रखी, पी क्यू की वैल्यू 6, पी क्यू की वैल्यू कितनी यहाँ पर, पी क्यू की वैल्यू 6 है। ओके, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 6 है, 10 कहाँ से आया, ओके, पी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 6 रखी हमने, और इस तरह से अच्छा पी क्यू की वैल्यू 6, तो ये 16 छंग 96 आएगा, हाँ यहाँ पे 196 आएगा, मैं 96 कर लेता हूँ इसको क्लियर। ओके, थोड़ा आप देखते रहिए वीडियो को। 96 ही हमने, 96 को अगर हम यहाँ डिवाइड करते हैं 8 से तो कितना होगा, हाँ डिवाइड करते तो कितना आएगा 12 आएगा, है ना, यहाँ 12 आएगा। 16 को हाँ तो 12 आया, यहाँ पे 8 किसकी वैल्यू आई थी, हाँ पी एस के वैल्यू, पी टी इज इक्वल टू पी एस प्लस टी एस, पी एस प्लस टी एस, पी एस कितना है 8 है और टी एस मालूम करना है, पी टी कितना आया था, पी टी आया था 12 है ना, पी टी आया था यहाँ पे 12, तो यहाँ पे 12 में से माइनस करते हैं हम, 12 में से माइनस किए 8 को, तो कितना आंसर आएगा 4। हम वापस स्लाइड शो पे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, हाँ एक डिजिट जो चल रहा है थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से। देखिए पी क्यू को पी आर से मल्टीप्लाई किया हमने, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 6 है, और पी आर कितना बना यहाँ पे,
पी आर कितना है 16 है, 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 96, 96 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 12 8 96 होता है ना, 12 8 आर 96, तो पी टी की वैल्यू कितनी आएगी 12 आएगी। पी टी मालूम हो गया हमको, यहाँ पे पी टी की वैल्यू 12 आई। अभी हमको टी एस मालूम करना है, लेकिन टी एस मालूम करने के लिए हमने क्या मालूम किया अभी पी टी मालूम किया है ना, लेकिन हमको पी एस मालूम है 8। अब हम क्या लिखेंगे पी एस प्लस टी एस, पी एस प्लस टी एस इज इक्वल टू पी टी। पी टी मालूम है, पी एस मालूम है, पी एस की वैल्यू रखे 8, पी टी की वैल्यू 12 रखे, 8 इधर नफ़ी हो गया, नफ़ी हो गया 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4 बचा, आंसर आ गया। बहरहाल कीमतें कुछ भी दी जाए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, आपको मेथड्स मालूम होना चाहिए। कीमतें बदल सकती है इम्तिहान में भी, लेकिन आपको मेथड मालूम है कि वैल्यू रखना है हमको और वैल्यू हल करना है, इस तरह से कीमत आसानी से हासिल हो जाती है। तो आपको ये मालूम करना है, समझना है कि दो वित्र हैं और दोनों वित्र एक दूसरे को बैरून में जाकर कदा करते हैं, तो इसको बैरूनी तकसीम कहा जाता है, वित्र की बैरूनी तकसीम, और या तो इसको एक्सटर्नली डिविजन ऑफ कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल। ओके, तो याद रखिए, तो इस तरह से हमने वैल्यूज मालूम किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर सेगमेंट ई एफ, ई एफ दिख रहा है यहाँ पे, ई एफ, ओके, ये ई एफ है, सेगमेंट ई एफ, ये क्या है सेगमेंट ई एफ, इसे डायमीटर, ये डायमीटर है, कुतर है, ई एफ क्या है यहाँ पर है कुतर है। ओके, कतर डी एफ ममास है, डी एफ क्या है यहाँ पर ममास है, डी एफ इज ए टेंजेंट सेगमेंट। ओके, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, इसके रेडियस, सर्कल का रेडियस जो दिया गया वो आर है, निस्ब कुतर दिया गया आर है। तो साबित करना है, ये साबित करने वाला सवाल है, थोड़ा केयरफुल, अगर नहीं एक बार समझ में बार बार समझिए इसको। तो डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, डी ई इंटू जी ई इज इक्वल टू 4r स्क्वायर हमको साबित करके दिखलाना है। डी ई, अब ऐसा देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि डी ई और फिर जी ई, डी ई और जी ई का ज़रब 4, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करें। यहाँ पे ममास है, टेंजेंट नज़र आ रहा है आपको, ओके, डी जी ई ये काते खत है, ममास है काते खत है, इसका मतलब ममास काते खत का भी मसला इस्तेमाल हो सकता है। और उसके अलावा ये टेंजेंट है, डी जी ई सेकंड है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम इस्तेमाल हो सकता है। ये डायमीटर है, डायमीटर से यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्यों, डायमीटर से दायरे के किसी भी नुक्ते पर बनने वाला एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे फिसागोरस भी आ सकता है, ममास निस्ब कुतर पर उमूद होता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी आ सकता है। तो ऐसा क्लिक होना चाहिए आपको स्टार्ट में कि हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करें तो हमारा जवाब आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आपको समझाया जा रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ट्रायंगल देगा, हमने ट्रायंगल लिए डी एफ जी, थोड़ा ध्यान देंगे, डी एफ जी ट्रायंगल दिख रहा है, डी एफ जी में डी एफ क्या है, ये तो ममास है, और डी जी ई काते खत है, यहाँ ट्रायंगल लेने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि डी एफ ममास है और डी जी ई काते खत है। ट्रायंगल डी एफ इज ए टेंजेंट एंड डी जी इज ए सेकंड, यहाँ पे इसको छोड़ दें, इसको ज़रूरत नहीं, टेंजेंट सेकंड थ्योरम से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे टेंजेंट सेकंड थ्योरम, यहाँ ट्रायंगल लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिखेंगे डी एफ इज डी एफ क्या है ममास है और डी जी ई काते खत है, यानी कि डी एफ यहाँ पर टेंजेंट है और डी जी ई ये सेकंड है। टेंजेंट सेकंड थ्योरम देखो, इससे पहले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा जा रहा है टेंजेंट सेकंड थ्योरम का, है ना, तीसरा क्वेश्चन है ना उसी से। तो हमको पता है कि टेंजेंट सेगमेंट का स्क्वायर लेते हैं हम, तो डी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डी पे इंटरसेक्ट करें तो डी एफ का स्क्वायर डी जी इंटू डी ई, इसको इक्वेशन नंबर 1 करके हम थोड़ी देर के लिए इसको साइड करते हैं, डी एफ का स्क्वायर डी जी इंटू डी, इसको इक्वेशन नंबर 1 के छोड़ दिए, ठीक है। ममास निस्ब कुतर पर उमूद, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया कि एंगल डी एफ ई दिख रहा है आपको, डी एफ ई, ये ई एफ जो है ना ये कुतर है, यानी कि यहाँ से निस्ब कुतर भी आ रहा है ना, और ये डी एफ है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ममासी तमासी नुक्ता है, तो डी एफ ई एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये ममास है और ममास क्या होता है निस्ब कुतर पर उमूद होता है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हम पढ़ चुके कि सब अब एंड हो रहा है ना। तो डी एफ ई बराबर 90 दर्जे, क्यों 90 दर्जे, कि ममास निस्ब कुतर पर उमूद होता है। ममास कहाँ से आ गया, ये डी एफ ममास है और ये निस्ब कुतर है यानी कि निस्ब कुतर उसमें शामिल है, ओके। तो यहाँ 90 डिग्री, तो हम ट्रायंगल डी एफ ई को गौर कर से देखते हैं, दिख रहा है ट्रायंगल डी एफ ई। अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूलते हैं हम डैश डैश को, तो ये पूरा ट्रायंगल हमको डी एफ ई नज़र आ रहा है, और डी एफ ई कायमतुज़्ज़ाया मुसल्लस है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं हम लोग,
कौन सा मसला यूज़ करते हैं, फिथागोरस का थ्योरम। फिथागोरस के मसले से हमको पता है डी एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ये समझ में आया ना, इजिकल टू डी का स्क्वायर। ओके, ये डी एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इजिकल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे डी ई है, ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, डी एफ ई डी। समझ में आ रहा है ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल हम ले रहे हैं। यहाँ पे 90 डिग्री हमने बोला, यहाँ पे हवाला दिया कि क्यों 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करें, यहाँ पे फिथागोरस का मतलब यानी कि पाइथागोरस के थ्योरम से हमने फार्मूला लिखे डी एफ का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम क्योंकि हमने डी एफ की वैल्यू हमको ई एफ को एक साइड करना है, ई एफ को इसलिए एक साइड करना है, यहाँ पे देखिए ई एफ की वैल्यू रिपोर्ट करें हमने यहाँ पे डी एफ का स्क्वायर वैसे लिखा। ई एफ क्या है यहाँ पर, ई एफ जो है वो कुतर है, डायमीटर है, और रेडियस कितना है, आर है। तो डायमीटर कितना रहेगा फिर, रेडियस कितना है, आर है। तो ई एफ डायमीटर है, डायमीटर कितना रहेगा फिर 2r। ओके, ये डायमीटर है ना ई एफ, तो इसलिए डायमीटर आर रेडियस है, तो डायमीटर 2r हो गया। तो यहाँ 2r का स्क्वायर हो गया। अब मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, देखो ई एफ बराबर 2r मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ई एफ बराबर 2r, क्यों कि ई एफ डायमीटर है, रेडियस का दुगना। ओके, तो यहाँ पर हम 2r का स्क्वायर ये लिखा मैंने वापस, यहाँ पर डी का स्क्वायर है अपनी जगह पर, और डी एफ के स्क्वायर को मैंने राइट साइड लाया, राइट साइड लाया तो नफी हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। 2r का स्क्वायर बन जाएगा 4r का स्क्वायर, कर लेते उसका स्क्वायर कर सकते हैं, डी का स्क्वायर। अब डी एफ का स्क्वायर, डी एफ के स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम किए थे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में है ना। इक्वेशन नंबर 1 से हम वैल्यू को कहाँ रखेंगे, यहाँ पर है ना, डी जी इंटू डी ई। ये कहाँ से वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर 1 से है ना, दिख रहा है। इक्वेशन नंबर 1 से हमने वैल्यू को डी एफ के स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे रखे। अब डी ई और डी ई यहाँ लिख देंगे मसावत एक से। ओके, अब यहाँ से डी ई है, यहाँ पर भी डी नज़र आ रहा है, यहाँ स्क्वायर है, यह एक टाइम है, यहाँ 2 टाइम है। तो यहाँ पर हम इस टी को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ डी बचेगा और यहाँ पे डी जी बचेगा माइनस। ओके, डी कॉमन निकाले। अब अगर देखते हैं यहाँ पे 2r स्क्वायर, आप 4r स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा, अभी बाद में लिख लेंगे। तो डी ई की जगह डी लिखा मैंने। ओके, और डी ई माइनस डी जी, यहाँ पे देखिए डी ई माइनस डी जी। अगर डी ई में से ये डी बड़ा है ना, दिख रहा है ना, ये डी ई में से अगर डी ई में से अगर हमें डी जी को निकाल देते, किसको निकाल देते, डी जी को, तो क्या बचेगा, ई जी बचेगा या जी ई बचेगा, है ना। तो जी बचा, डी ई माइनस डी जी बराबर जी ई। ओके, साबित हो गया ना। 2r का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे 4r स्क्वायर हो गया, और डी इंटू जी साबित हो गया, डी इंटू जी बराबर 4। देखिए कितना आसान है साबित करना, लेकिन यहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी। 2 थ्योरम आपको यूज़ करना है। एक थ्योरम आपको ममास काते खुसूसियत प्रॉपर्टीज़, एंड दूसरा थ्योरम आपको पाइथागोरस। पाइथागोरस में कैसे कन्वर्ट किए वो आपको देखना है। तो यहाँ अजीज़ तलबा, यहाँ पर हमारा ये सबक भी मुकम्मल हो रहा है, 5 मश्क कंप्लीट हो चुकी है। यकीन है कि आपने सब वीडियोस देख चुके होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।